बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तकरीबन तमाम लोग आगाह हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब ये कहा है कि 14 मई को पंजाब में इंतख़ाबात करवाए जाएँ। इस जजमेंट के हवाले से बहुत सारे लोग आगाह हैं, लेकिन इसी फ़ैसले में ये जो 3 रुकनी बेंच था, इसने कुछ बहुत ही अहम मामलात जो हैं वो सेटल कर दिए हैं। बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये पहलू ज़ाहिर है कि अभी क्योंकि ख़बरों की इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, इस वजह से ये मामलात डिस्कस नहीं हो रहे। तो अदील सरफराज कमरा अदालत में मौजूद थे, पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे हैं। वो जो अहम पहलू हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 2-1 का फ़ैसला 29 मार्च का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। इस इशू को सेटल किया है अपने जजमेंट में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। इसके अलावा जो 4-3 की बहस थी कि ये जब बेंच बना था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सो मोटो और उसको कपल किया गया था 184(3) के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स के साथ, उसके हवाले से जो इख्तलाफी नोट और इजाफी नोट जो आए, जिसमें ये कहा गया कि ये 3-2 का फ़ैसला नहीं है जो 1 मार्च को चीफ़ जस्टिस ने जारी किया, जिसमें यह कहा गया था कि इंतखाबात करवाए जाएँ, जिसके नतीजे में 30 अप्रैल की तारीख सामने आई थी। उस पर फिर बहस ये बन गई थी कि जनाब ये तो 4-3 से रिजेक्ट हो गया था सो मोटो। ये जो बहस है, इस बहस को भी सेटल कर दिया है। 3-2 का मामला है और इसी मामले में अब आज इतनी खबरें, आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे ही ये सारा मामला हुआ, एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वाला मामला था, वो भी अब तकरीबन सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक वो हतमी नहीं है, लेकिन फिर एक 6 रुकनी बेंच बैठा। एक सर्कुलर सामने आया, एक कॉज लिस्ट जो है वो सामने आई और ये कहा गया कि 6 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बात करेगा उस मामले पर जो काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला था, और उसको भी सेट असाइड कर दिया गया। उस सो मोटो को क्लोज़ कर दिया गया है। डिटेल जजमेंट आना है। बहुत ही अहम तफसीलात हैं। अदील सरफराज साहब, पहले तो आप हमें एक बर्ड्स आई व्यू, वो जो परिंदा है वो जब वो देखता है ऊपर से नीचे तो उसको बड़ा पूरा मंजरनामा नज़र आ रहा होता है। ज़रा हमें चीदा नुकात जो है वो पहले बता दीजिए 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले पर, और फिर आप और मैं, हम दोनों ही मौजूद थे कमरा अदालत नंबर 3 में, जहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले को सुना गया। उसके ऊपर फिर हम बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर आज जो अदालत ने फ़ैसला सुनाया है, पहले तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको इसकी फिक्सचर के ऊपर बता दूं कि ये फ़िक्स कैसे हुआ है मामला। आज तकरीबन 12:33 पर 12:33 पर हमें एक मैसेज मौसूल हुआ कि 12:30 पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। हम लोग दौड़े दौड़े कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचे और वहाँ पर 3 मिनट बाद बताया गया कि 3 मिनट पहले फ़ैसला सुनाया जाएगा। और शायद वो इस वजह से टाइम इस तरह का दिया गया ताकि तमाम लोग जो हैं फौरी तौर पर कमरा अदालत में पहुँच सकें और फ़ैसला सुन सकें। ये उनका जो PR डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच आया। उन्होंने, चीफ़ जस्टिस ने आप कह सकते हैं कुरानी एक आयत है उसको पढ़ा, उसका तर्जुमा भी पढ़ा और उसके बाद फ़ैसले पर आए और उन्होंने फ़ैसले का आगाज़ किया कि जो तफसीलात हैं फ़ैसले की वो बाद में जारी की जाएंगी, और उसका ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने पढ़ा, जिसके मुताबिक अब इंतखाबात जो हैं पंजाब के अंदर 14 मई को होंगे। और साथ साथ अब अदालत ने हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है या पंजाब की जो सूबाई निगरान हुकूमत है, उनको पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन के साथ जो आप कह सकते हैं मुज़ाकरात या फिर उनके साथ मिल बैठकर जो इंतखाबात को पुरअमन तौर पर यकीनी बनाना, उनका इनेकाद जो है उसके लिए इक़दाम उठाने का कहा है। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर आपको वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत फ़ंड्स फ्राहम नहीं करती या पर्सनल फ्राहम नहीं करते सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो फिर आप हमारे पास आएँ, हमें बताएँ। और वो जो है वो 10 अप्रैल की तारीख फ़ंड्स के हवाले से दी गई है। बिल्कुल। और अगर जो शेड्यूल एक अदालत की जानिब से अब दे दिया गया है और उस शेड्यूल के मुताबिक जो हुकूमतें हैं वो अमल नहीं करती अदालती फ़ैसले के ऊपर, तो फिर इलेक्शन कमीशन आकर हमें बताए, हम मुतलका लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई का मतलब है तौहीन अदालत लिखा नहीं गया, मतलब वही है, मतलब वही है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि जिस वक्त हम आए सुप्रीम कोर्ट तो ये पार्किंग के अकब में जो है वो शराय दस्तूर है। शराय दस्तूर के ऊपर बड़ा रश था। वफाकी वज़ीर कानून जो है वो अपने साथ कुछ वकला को लेकर आए और उन वकला ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनके ऊपर लिखा हुआ था अक़लियती बेंच का फ़ैसला नामंजूर। इसी तरीके से जो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में बेंच चल रहा है उसके हवाले से अपने नारे दर्ज थे।
उनको दाखिल होने में बड़ी मुश्किलात का सामना वफाकी पुलिस जो है उन्होंने रोका। इवन वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण को जो है वो धक्के पड़े और बड़ी मुश्किल से वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। और इसी सारे मामले के दौरान अदील सरफराज जिस वक्त ये फ़ैसला आया, आपको नहीं लगता कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुन रहे थे जिस मामले को, उन्होंने एक तीर से जो है वो 3 शिकार कर दिए हैं? बिल्कुल जी, इलेक्शन का मामला, जस्टिस काजी फाइज ईसा का, और 3-4 का सेटलमेंट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने कर दिया है। और अब उन्होंने देखें इस मुकदमे के अंदर जो आखिरी चंद सतरें हैं इस फैसले की जो आज पढ़ा गया कमरा अदालत नंबर 1 में, उसमें उन्होंने पहले तो ये कहा है कि एक बहस हो रही है 3-2 और 4-3 की। हमारे सामने भी इसको उठाया गया। उस पर हम ये वाज़े कर दें कि जो 1 मार्च का फ़ैसला था वो 3-2 से आया था, यानी वो 5 जजेस ने फैसला सुनाया था जिसमें 3 ने इंतखाबात का, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था बेंच, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये अदालती फैसले का हिस्सा बन चुका है, तो ये राय जो है अब इसको या इस बहस को यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए असूली तौर पर। जब अदालती एक हुक्म के अंदर उसको मेंशन कर दिया जाए कि वो 1 मार्च का जो फैसला था बेसिकली तो मोहर सब्त कर दी गई है उसको। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि जो 2 फाजिल जजेस जिन्होंने 27 मार्च को ये कहा कि ये 4-3 का फ़ैसला था, दरअसल वो गलती पर है और वो जो बात कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है। और जो 29 मार्च का जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला था कि 184(3) के तहत मुकदमात की समाअत, उस फैसले के हवाले से उन्होंने कहा कि होली अनइफेक्टिव जी अनइफेक्टेड। और उन्होंने ये कहा कि उस फैसले का इस फैसले पर या इस प्रोसीडिंग पर जो हमने की है इस पर कोई इतलाक नहीं होता, उसका कोई असर। अच्छा, यहाँ तक हो गया मामला क्लियर। उसके फ़ौरन बाद हम यहीं पर मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट में हमें मालूम पड़ा कि एक 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में। उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, उसमें जस्टिस आयशा साहिबा भी शामिल थी, उसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी, मोहम्मद अली मज़हर जो हैं ये शामिल थे। और 6 रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा वो मामला जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया था। वहाँ पर आप भी मौजूद थे अदालत में, वहाँ बताएं कि क्या हुआ। सर अव्वल तो ये कि ये मामला आज सुबह से ही ये बेसिकली ये कड़ी है जो सर्कुलर आपको याद होगा। बिल्कुल, उस फैसले के बाद एक सर्कुलर जारी हुआ जिस पर हमने गुज़िश्ता रात भी एक वीडियो की थी। और उस सर्कुलर के नतीजे में फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा और उस ख़त के नतीजे में हुकूमत ने रात गए मीटिंग बुलाई और रजिस्ट्रार को वापस बुला लिया। और फिर हुआ ये कि आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आ गए। सही। और वो सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने अपना आपको जो है वो ऑफिस जो है वो लिंक्विश नहीं किया और चीफ़ जस्टिस से उनकी मुलाकात भी हुई है। और हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि चीफ़ जस्टिस ने उनको रोक लिया। और उसके फ़ौरी बाद हमें ये मालूम पड़ा कि चंद देर के बाद ये ख़बर भी आने वाली है कि एक बेंच तश्कील दिया जा रहा है। और कुछ देर के बाद जब अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया, हम फ़ैसला सुनाने के लिए बाहर आए, रिपोर्ट कर ही रहे थे और गालिबन मैं बीपर पर था, तो काज लिस्ट जारी हुई। काज लिस्ट में ये बताया गया कि 6 फाजिल जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया है जो जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन करेंगे। और वो बेंच समाअत करेगा जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया था, जिस मुकदमे में दरअसल जो फ़ैसला दिया गया था उन्होंने समाअत की है। उस मुकदमे की जो मेन केस था वो था अज़ खुद नोटिस का इजाफी 20 नंबरों का हाफिज़ कुरान को। अब उस समाअत में आप भी हमारे साथ कमरा अदालत नंबर 3 में मौजूद थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ देर जो PMDC के वकील हैं उनसे उनकी कोई आप कह सकते हैं उनके कुछ आर्गूमेंट सुने, उनसे कुछ हकायक जाने और उसके बाद और जो जजमेंट आया उसके ऊपर भी पूछा। बिल्कुल, वो भी बताया गया उनको कि क्या मामला। और बिल्कुल, और उन्होंने उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया कि जो मामला उस वक्त बेंच के सामने ज़ेर बहस था वो मामला बुनियादी तौर पर 2021 की कानून साजी में गैर मौसर हो चुका है, जिस पर अब अदालत ने जो मुकदमा है इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, आम फहम ज़बान में उसको कहते हैं निपटा दिया है, उसको ख़त्म कर दिया। मोटो जो है वो क्लोज कर दिया गया है। और फिर उन्होंने क्या कहा? और फिर उन्होंने कहा है कि इससे जुड़े जितने भी अबूरी हुक्मनामे हैं वो गैर मौसर करार दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस रोज़ कमरा अदालत में ये फ़ैसला लिखवाया था, डिक्टेट करवाया था और बाद में जारी करवाया वेबसाइट पर, वो दरअसल अब गैर मौसर हो चुका है। और इसमें मज़ीद भी अब कुछ क्लैरिफिकेशंस दरकार हैं क्योंकि अदालत ने तो 2 सत्रों में इस बात को निपटा दिया। आपको मालूम है सिर्फ 3 मिनट की ये समाअत हुई है, मुख्तसर सी समाअत थी। जो एक वावेला मचा था कि शायद आज तो काजी फाइज ईसा भी कमरा अदालत, हमारे दोस्त सदीक जान वो बार बार पूछ रहे थे सबसे, आ रहे हैं काजी फाइज ईसा कमरा अदालत में। खैर उनको आने का मौका ही नहीं मिला। जजेस ने जो है वो 3 मिनट के अंदर ही उनका मुकदमा उड़ाकर फेंक दिया। एक दिलचस्प चीज़ इस पूरे सिनेरियो के अंदर ईसा भाई आपने ख़ुद नोट की है कि जो बेंच बनाया गया है ये बेंच ऑन पर्पस बनाया गया है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। ये बेंच जस्टिस
उमर अता बंदयाल की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके हामी जजेस को कि अभी मैं चीफ जस्टिस और अब भी मैं चीफ जस्टिस हूँ और बेंच की तश्कील का इख्तियार मेरे पास है। हम ख्याल या हम ख्याल नहीं, बेंच वही होगा जो मैं बनाऊँगा। उन्होंने अब इस बेंच में शामिल जो जजेज़ हैं, मैं आपको थोड़ी सी अगर तफसीलात मुझे इजाज़त दें तो मैं दे दूँ। जस्टिस एजाज़ुल एहसन वो जज हैं जिनके बारे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने मुकदमे में उनको कहा था कि वो रिक्यूज़ कर दें रेफरेंस के ख़िलाफ़ जब मामला आया, और वहाँ से इनकी दरमियान में एक टसल है, आप कह सकते हैं इनके इख्तिलाफ़ात हैं काफ़ी शदीद हैं। और ये काजी फ़ाइज़ जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन है साकिब निसार साहब के ग्रुप के माने जाते हैं। उसके बाद आ जाएँ इस बेंच में और शामिल थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, फिर आ जाएँ जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुनीब अख्तर, सॉरी वो मैं आप एक अहम जज जो है उनको स्किप कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर मुझे आप 2 मिनट दे दें तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर एजाज़ुल एहसन साहब के बाद सीनियरिटी में आते हैं इस बेंच के अंदर। उसके बाद फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और फिर जस्टिस आयशा, और फिर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। ये जितने भी जजेस हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन के बाद के, वन वे और दी अदर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम जजेस की एलिवेशन के ऊपर एतराज़ उठाया था, मुखालफत की थी। एक अभी हमारे दोस्त हैं उनके साथ बहस हो रही थी, अब मैं भी उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन उन्होंने जस्टिस आयशा के ऊपर भी हामी नहीं भरी थी। वो ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने एब्सटेन किया था। उसकी वजह यह थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो जस्टिस आयशा हैं ये लाहौर में, इनका जो चैम्बर था पहले वो एक था वकालत के दौरान। ये तमाम जजेस जो हैं ये वो हैं जो मुखालिफ कैंप के समझे जाते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के। और ये जो हम 8-7 की बात कर रहे हैं, नाजरीन की आसानी के लिए बता दें, उन 8 में से ये 6 आज वो जजेस थे, और 2 वो हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस शाहिद वहीद। तो बुनियादी तौर पे जस्टिस शाहिद वहीद क्यों है? क्योंकि वो इस वजह से नहीं बैठ सकते थे क्योंकि वो इख्तिलाफी नोट दे चुके हैं, और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने तो बेंच। अब मेरी इतनी लंबी तमहीद बांधने के लिए आपके नाजरीन को बोर करने की बुनियादी वजह ये थी, ये अपना पॉइंट रखने की, कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले तो एक आप कह सकते हैं कि वो मेरा ख्याल है उस बात का भी जवाब है जब इरफान कादिर जो हैं उन्होंने कल, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीडीएम में शामिल जमातें हैं, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। तो उन्होंने आज अपनी पावर और स्ट्रेंथ शो की है चीफ जस्टिस ने, और आप देख लें स्ट्रेंथ किस तरह शो की है। इसका जो उन्होंने आज पैगाम दिया, इसका जवाब तो आएगा ज़रूर, आज ही आएगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो है वो आता है या क्या आता है, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत अहम है कि ये अब जब मुकदमा है 6 रुकनी बेंच जब इसको सुनेगा, अगर कल चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस फैसले को ओवरटर्न करना है तो उन्हें कम से कम 7 या 8 या 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे के फिर अपनी स्ट्रेंथ शो करना पड़ेगी, उनको दिखाना होगा, अदरवाइज़ वो ओवरटर्न नहीं कर पाएंगे सारे मामले को। ये फ़िलहाल डिटेल्स हैं, और इसका जो सियासी इम्पैक्ट है वो अब आना शुरू हो गया है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म से मनसूब बातें चल रही हैं, इस्तीफ़े की बातें भी चल रही हैं, और फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने की बातें भी चल रही हैं। बट एग्जैक्टली वो जिस वक्त धमाका होता है तो गर्द जो है, और गर्द और गुबार वो आसमान की तरफ बुलंद होता है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ता, कुछ नहीं पता चलता क्या। जब डस्ट सेटल होती है तो पता चलता है किसका कितना नुकसान हुआ। इस वक्त शहर इक़्तिदार जो है वो सियासी, आइनी और कानूनी धमाकों की जद में है, और उससे बुलंद होने वाला गुबार, उसी गुबार में हम भी मौजूद हैं। ये गुबार छटेगा तो हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस पार्टी का कितना नुकसान हुआ। फ़िल वक्त के लिए इतना ही, मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।